हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशंस की वीडियो क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फिजिक्स के एक नए चैप्टर के बारे में और हमारे चैप्टर का नेम होगा एटम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एटम की डिस्कवरी को स्टडी करेंगे। एटम की डिस्कवरी को लेकर जो साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज को लेकर आए, उन थ्योरीज को हमें स्टडी करना है। ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। केमिस्ट्री में इनको ज़्यादा डिटेल से स्टडी किया गया है, बट हम जो है हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट में जितना डेप्थ हमें रिक्वायर्ड है उस डेप्थ तक ही हम जो है रखेंगे इन सारे मॉडल्स को, जितने भी मॉडल्स एटम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इस चैप्टर में जब आगे चलेंगे हम लोग तो एटम के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करना हमें। जैसे स्टार्ट अगर हम करेंगे तो डॉल्टन से हमें स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद जे थॉमसन आएंगे, रदरफोर्ड आने वाले हैं, नील्स बोर आने वाले हैं, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना है। ओके, तो ये सारा का सारा स्टडी हमें इसी चैप्टर में करना है। ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। ओके, छोटा चैप्टर है और अपना वेटेज भी ठीक ठाक रखता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। बात करें पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में, तो पिछले चैप्टर में थ्योरी जो है वो कंसेप्चुअल थ्योरी थी। इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट इतना नहीं है। थ्योरी और डेरिवेशन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके साथ में मैं ये कह दूं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन भी हमें बहुत अच्छे से मिलेगा इस चैप्टर में। जैसे पिछले चैप्टर में न्यूमेरिकली पोर्शन हमें बहुत कम शो हुआ था, बट इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स पे भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ हमारे पास में फॉर्मूलाज डेराइव होंगे और उन पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। और ये समझिए आप कि अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आईआईटी और नीट जो है एग्जाम जो होंगे उन एग्जाम्स में भी ये चैप्टर अपना एक बहुत स्पेशल वेटेज रखता है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस इजीली यहाँ से पिकअप हो जाते हैं नीट और जेई के एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे नए चैप्टर के बारे में। उसका नाम है एटम स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए एटम जो एटम वर्ड है, अगर मैं उस एटम वर्ड की बात करूं हमारे पास में, तो एटम वर्ड की सबसे पहले डिस्कवरी की थी डॉल्टन ने। डॉल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारे लिए एटम वर्ड को डिस्कवर किया। ओके, 18 सेंचुरी की बात है ये। 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग में उन्होंने एटम जो है वर्ड हमारे लिए डिफाइन किया और उन्होंने ये कहा कि नेचर में जो है इस एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं है। फिर से सुनिएगा, हमारे नेचर में एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा। अपनी थ्योरी में उन्होंने 3-4 पॉइंट्स और रखे। जैसे उन्होंने ये कहा कि एटम को हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एटम नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये भी उन्होंने अपनी थ्योरी में ही कहा। एक स्टेटमेंट और दिया उन्होंने अपनी थ्योरी में, और वो कुछ ऐसा था कि अगर सेम मैटर है, आपने कोई सेम मैटर पिक किया, तो सेम मैटर में जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेम ही होंगे। उनका जो मास है वो सेम होगा। बट आज प्रेजेंट टाइम पे ये थ्योरी पॉसिबल नहीं है, फेल है। आइसोटॉप्स इस थ्योरी को फेल करते हैं। ओके, बात करें डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स की, उन्होंने डिफरेंट मैटर्स पे भी अपना एक स्टेटमेंट दिया। डॉल्टन ने ये कहा कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के एटम्स को पिक करते हैं, जैसे एक मैटर का आपने एटम ले लिया, ठीक है, दूसरे मैटर का आपने एटम लिया, तो ये दोनों एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बट आज ये थ्योरी भी क्या है, फेल है। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोमर्स, इन थ्योरीज को क्या करते हैं, फेल करते हैं। फाइनली डॉल्टन की थ्योरी फेल हुई। बस डॉल्टन ने हमारे लिए एक वर्ड को डिफाइन कर दिया, एटम। ओके, अब इस थ्योरी के बाद में हमारे जो चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है वो है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स, हम जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक यही रहने वाला है, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके, देखिए इन्होंने अपना जो मॉडल था वो बेस्ड रखा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। वापस से ध्यान से सुनना, जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो बेस्ड था सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मीनिंग समझो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था उस टाइम पे, वो तो बहुत लास्ट में आया। अभी 100 साल पहले ही डिस्कवर हुआ, 1920 में डिस्कवर हुआ है वो, तो बहुत पहले की बात है ये। ठीक है, तो सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स थे उस थ्योरी पे बेस्ड था
जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने जो है वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया स्टूडेंट्स। ओके, तो जो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जे थॉमसन है। हमें आइडिया होना चाहिए जो जे थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हमारे लिए आइडेंटिफाई किया। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन है स्टूडेंट्स, बात को ध्यान रखिएगा। हमें सबको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट। उन्होंने ये कहा कि जो एटम है वो नेचर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, नेचर के इनसाइड में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे थ्योरेटिकली, हमें बोर्ड पे चलना चाहिए और जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में कंटिन्यूअसली डिस्कस करते हैं। तो जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल ने, देखिए थॉमसन ने पहले तो हमें एक साइज को माइंड में डाला कि किस टाइप का साइज होता है एटम का। तो ध्यान से सुनिएगा, थॉमसन ने हमें ये कहा कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ओके, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एटम। ओके, समझिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने ये डाला, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एटम हमारे पास में। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक साइज उसने हमारे माइंड में डाल दी कि एक स्फीयर फॉर्म में एटम होता है और इस एटम, ये जो स्फीयर फॉर्म में एटम है ये क्या है, कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है। सब एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड था इसका ये मतलब जो है मॉडल। तो उन्होंने ये कहा, सब एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ना, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब एटॉमिक जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो एम्बेडेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए उन्होंने ये कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड inside it, okay, inside the atom, एटम के इनसाइड में क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मीनिंग एक फिक्स प्लेस पे जो है फिक्स्ड होते हैं, मतलब मोशन में नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। ये समझिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे फिक्स्ड हैं। बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो देखिए मतलब उन्होंने ये कहा कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का मतलब समझो, देखो ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारा का सारा ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है इसके इनसाइड में, मतलब स्प्रेड है, पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड है। ओके, चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज जो है वो क्या है, फैला हुआ पड़ा है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन को क्या कहा उन्होंने, नेगेटिवली चार्ज का। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम, एटम के इनसाइड में एम्बेडेड है, मतलब एक फिक्स प्लेस पर रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे, मोशन फॉर्म में नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा स्टूडेंट्स। ओके, देखिए अब उन्होंने ये भी कहा कि जो एटम है उसमें वो पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। पॉजिटिव चार्ज ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड है, इक्वली स्प्रेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है, फिक्स्ड प्लेस पर एम्बेडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रलाइज्ड है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड और न्यूट्रल है। ओके, एटम, ओके एटम की बात कर रहे हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग क्या हो गया, मतलब नंबर ऑफ, या फिर ये कहो कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, ये उन्होंने कह दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है वो इक्वल है नेगेटिव चार्ज के अमाउंट में, इसलिए जो एटम है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। एक बहुत अच्छा रेशो भी इन्होंने डिस्कवर किया, कि इन्होंने जे थॉमसन ने स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा रेशो की बात कर रहा हूं, और वो रेशो कौन सा था, वो रेशो था चार्ज अपॉन मास रेशो। ओके, देखिए चार्ज अपॉन मास रेशो भी इन्होंने डिस्कवर किया, चार्ज अपॉन मास रेशो
चार्ज अपॉन मास। ये भी एक रेशियो उन्होंने डिस्कवर किया। चार्ज, चार्ज मतलब Q, मास मतलब M। चार्ज अपॉन मास, चार्ज कौन सा चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया और मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हो गया। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो भी उन्होंने क्या किया, हमारे लिए आइडेंटिफाई किया और ये था अप्रोक्सीमेटली 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये, ठीक है। मतलब ये हो गया पॉइंट नंबर थर्ड कह सकता हूं मैं इसको, सॉरी पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये पॉइंट नंबर फोर्थ। ओके, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का पॉइंट नंबर फोर्थ मैंने आपके सामने रखा है। फर्स्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर उन्होंने कंसीडर किया। सेकंड उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम, एटम के इनसाइड में एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड उन्होंने ये कहा एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल है अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस के इक्वल है। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रेशियो भी हमारे लिए कैलकुलेट किया, चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो जब कैलकुलेट किया गया, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, ये फादर हैं इलेक्ट्रॉन के। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी इन्होंने रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया। ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चार्ज अपॉन मास रेशियो हमारे माइंड में होना चाहिए 1.75 इंटू 10⁻⁻11। ओके, देखिए अब फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे तो इस जो मॉडल का जो एक सब नेम है वो भी दिया गया और उसे कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, प्लम पुडिंग मॉडल भी हम इसे कहते हैं। ओके, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसका एक जो है सब नेम है। प्लम पुडिंग, ये देखो, ये जो इसकी जो शेप और साइज बताई गई वो प्लम पुडिंग के अकॉर्डिंग बताई गई है। ओके, या फिर ये कहो कि वाटर जो मैनल है, वाटर मैनल के अकॉर्डिंग जो है एटम को उन्होंने क्या किया, हमारे सामने जो है रिप्रेजेंट किया। जैसे वाटर मैनल में जो रेड पोर्शन है वो तो क्या है, देखो ये रेड पोर्शन है वाटर मैनल का, वो तो पॉजिटिवली चार्ज है। और जो उसके सीड्स हैं वो सीड्स क्या हैं, वो एज ए इलेक्ट्रॉन वहां पर बिहेव करते हैं। सिंपली ये भी कह सकते हैं हम कि ये जो एटम है वो एक तरीके से खीर की तरह है। जैसे खीर में जो मिल्क है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरह स्प्रेड है, समझना। जो एटम है वो खीर की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे एज ए खीर समझा गया यहाँ पे। तो खीर में जो मिल्क होता है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरह स्प्रेड कर रहा है, मतलब ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेडेड है। और खीर में जो काजू बादाम किशमिश जो पड़े हैं वो एज ए इलेक्ट्रॉन वहां पर बिहेव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है वो दुनिया के सामने रखा, हमारे सामने रखा। और इस मॉडल को जो है, इस मॉडल में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई, इसलिए जे थॉमसन को जो है नोबेल प्राइज से भी क्या किया गया, नॉमिनेट किया, सॉरी नोबेल प्राइज भी इन्हें दिया गया इस थ्योरी के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, जब जे थॉमसन अपना मॉडल लेकर आ चुके थे तो ये मॉडल भी काफी लंबे टाइम तक चला। ओके, इसको बहुत मतलब जो है परफेक्टली माना गया इस मॉडल को। ओके, तो जब जे थॉमसन के बाद में अब हम एक नए साइंटिस्ट की तरफ आएंगे और वो साइंटिस्ट होंगे रदरफोर्ड। ओके, हमारे चैप्टर का जो एटम चैप्टर है उस एटम चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, समझना। एटम का जो फर्स्ट टॉपिक है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट पे आने से पहले आपको जे थॉमसन मॉडल का एक्सप्लेनेशन मस्ट कंपलसरी था, इसलिए हमने इस एक्सप्लेनेशन को या इस थ्योरी को स्टडी किया है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम हमारे चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले देखिए, समझिएगा, जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे वो एक्चुअली एटम के ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर रहे थे। बात को समझना, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम के ऊपर, उनका कोई आइडिया नहीं था कि वो एटम के ऊपर रिसर्च करें, ठीक है। वो रेडियो एक्टिविटी पे अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग समझो आप, रेडियो एक्टिविटी भी हमारे एक चैप्टर है। इस चैप्टर से जो अगला चैप्टर है वो रेडियो एक्टिविटी का ही है हमारी फिजिक्स में। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे अल्फा, बीटा और गामा जो पार्टिकल्स है ना वो क्या होते रहते हैं, खुद से ही स्पॉन्टेनियसली क्या होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को वो क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर।
ओके, काफी रिच पर्सन हुआ करते थे रदरफोर्ड। तो उनकी टीम जो है वो वर्क कर रही थी इसके ऊपर। तो उनकी टीम ने जो है एक अजीब सा मतलब जो है एक अजीब सा इंसिडेंट देखा। उन्होंने ये देखा, उनकी टीम ने, किनकी टीम ने, रदरफोर्ड की जो टीम है, उन्होंने ये देखा कि जब वो क्या कर रहे हैं, एक गोल्ड फॉइल जो प्लेट है उनके पास, एक गोल्ड फॉइल प्लेट वो लेते हैं और गोल्ड फॉइल प्लेट पर वो क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को क्या करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं। स्ट्राइक करवाते हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे, या फिर ये कहो कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स ही क्या हो गए, विदाउट डेविएट्स हुए, सीधे ही क्रॉस कर गए उस थिन फॉइल प्लेट को। तो यहां से समझने वाली बात ये थी कि अगर हमें हम अगर जो है थॉमसन की थ्योरी को फॉलो करें, तो थॉमसन ने ये बता रखा है कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड है। जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया तो अल्फा पार्टिकल खुद भी एक पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट समझना, बात को समझने की कोशिश करना, अपने माइंड में इमेज बनाना। मैंने सामने क्या रख रखा है, गोल्ड फॉइल प्लेट रख रखी है। गोल्ड फॉइल प्लेट रख रखी है मतलब इसमें क्या है, इसमें एटम है। एटम के इनसाइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है चारों और फैला हुआ है। मैंने अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया। अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो वापस बाउंसिंग बैक आना चाहिए, बट ऐसा हुआ ही नहीं। अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल इसके इनसाइड में चला गया और विदाउट डेविएट हुए वो सीधा दूसरी तरफ निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो चार्ज है ना वो एटम में और डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं है। स्टूडेंट्स, इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया रदरफोर्ड और उसकी टीम ने। जब ये चीज उनके ऑब्जर्वेशन में आई तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हम जो है उस जो है एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। वैसे इनको भी रिटर्न करना है, जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है उससे पहले जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भी हमें रिटर्न कर लेना है, हमारे माइंड में रहे सारी चीजें। ओके, और फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये वाला जो है हमारे चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए अब इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम को समझने का कोशिश करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो है एक अल्फा सोर्स लिया गया और उस अल्फा सोर्स, देखिए ये हमारे पास एक अल्फा सोर्स है, अल्फा पार्टिकल सोर्स है। यहाँ पे ये सोर्स हो गया, अल्फा पार्टिकल सोर्स हुआ, ठीक है। इस अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको क्योंकि हमें भी कवर करना है। ये लीजिए, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स। ओके, अल्फा पार्टिकल सोर्स हो गया है स्टूडेंट्स। ये लीजिए, इस तरीके से इसकी कवरिंग करी हुई है। अल्फा पार्टिकल सोर्स हो गया। ये लेड ब्रिक्स हैं
लेड ब्रिक्स। ये जो है ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल प्लेट। इसकी साइज है 2.1 × 10⁻⁻⁷ मीटर इसकी साइज है। ये जो है कोटिंग करी हुई जिंक सल्फेट की, ZnS फ्लोरोसेंट मेटल है ये। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस हो गया। यहां से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, ये लीजिए। ओके, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। ओके, गोल्ड फॉइल हो गया, ये लेड ब्रिक्स हो गई। इसको आप बोलेंगे अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल बीम हो गई है। और ये हो गया लेस देन 90 डिग्री स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल। और ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा ब्लॉक डायग्राम रेडी है। ओके, इस तरीके से जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए जो है डायग्राम रेडी किया गया। डायग्राम में समझें, सबसे पहले हमें जो है अल्फा पार्टिकल सोर्स जो है वो रखा गया। अल्फा पार्टिकल सोर्स में हमने गैलियम को यूज किया। गैलियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है। ओके, अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेटली मूव करवाने के लिए हमने क्या कर दिया, लेड ब्रिक्स लगा दी। ऊपर की तरफ लेड ब्रिक्स है, नीचे की तरफ लेड ब्रिक्स है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लेड ब्रिक्स अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, नीचे वाली लेड ब्रिक्स अपने आप को अट्रैक्ट करेगी। तो जो है बैलेंसिंग फॉर्म में ये कैसे चलेगा, स्ट्रेट चलेगा। स्ट्रेट जाके ये स्ट्राइक करेगा किसको, गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करेगा। गोल्ड फॉइल की साइज को समझना, गोल्ड फॉइल का साइज कितना है, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर ये गोल्ड फॉइल का साइज है। ओके, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कवर कर लिया गया एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस के साथ में। जिंक सल्फेट जो है फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का मीनिंग ये हुआ कि जब यहाँ पे कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा तो स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग का मीनिंग हो गया यहाँ पे लाइट की विजिबिलिटी आएगी। अगर लाइट की विजिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब समझेंगे कि यहाँ पे जो है बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आके क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ओके, तो ये जो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है ये इसके चारों तरफ लगाना है हमें। चारों तरफ क्यों लगाना है, क्योंकि देखो एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो स्ट्राइक करके वापस आएगा तो उसका कैसे पता चलेगा, उसका पता तभी तो चलेगा जब वो यहाँ पे आके क्या करेगा, स्पार्किंग करेगा स्टूडेंट्स। इसलिए हमने क्या किया कि जो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है जिंक सल्फेट, उससे कवरिंग कर लिया पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को। ओके, बात समझ में आई। अब देखिए एक चीज और समझिए, हमने इस एक्सपेरिमेंट में जो है गोल्ड फॉइल प्लेट को ही क्यों यूज किया, इसका भी रीजन है, क्योंकि गोल्ड फॉइल प्लेट क्या है, एक डक्टाइल मैटर है स्टूडेंट्स। डक्टाइल मैटर का मीनिंग समझिए। डक्टाइल्स मैटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके बहुत थिन वायर बनाए जा सकते हैं। मतलब हम गोल्ड फॉइल को इतना थिन कर सकते हैं कि एक एटम के ऊपर दूसरा एटम, फिर नीचे एटम, फिर एटम एटम एटम। तो ये एटम क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एटम के ऊपर एटम नहीं आएगा, फिर उसके ऊपर एटम नहीं, फिर उसके ऊपर एटम नहीं आएगा। हम इसको इतना पतला बना सकते हैं कि एक एटम के ऊपर दूसरा एटम, फिर उसके ऊपर तीसरा एटम, फिर चौथा एटम, ऐसे नीचे की तरफ एटम्स क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। मतलब एक एटम के ना तो आगे कोई एटम रहने वाला है, ना ही उसके पीछे कोई एटम रहने वाला है। तो हमें क्या होगा, एटम के इनसाइड की स्टडी में हेल्प मिलेगी बहुत सारी। इस वजह से हमने किसको यूज किया, गोल्ड फॉइल प्लेट को यूज किया, और उसको इतना थिन कर दिया, इतना थिन लिया हमने कि एक ही एटम हमें वहां पर सामने
रिप्रेजेंट हो और उसकी थिकनेस कितनी रखी है हमने 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। इससे पहले जे थॉमसन मॉडल में हमने एक रेशो भी रिटर्न किया है, चार्ज अपॉन मास रेशो, उसकी वैल्यू भी ध्यान रखेंगे 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ओके, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। ओके जी, देखिए अब बात करते हैं पहले अल्फा पार्टिकल की। देखो अल्फा पार्टिकल का मीनिंग भी समझो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अगर बात मैं अल्फा पार्टिकल की करूं, अल्फा पार्टिकल, ओके, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ध्यान से समझिएगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हैवीली भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ रिटर्न कर लेते हैं, लिखना आप है ना, अल्फा पार्टिकल के बारे में भी डिटेल्स देना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया? हैवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया ये। अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं, अल्फा पार्टिकल पे अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज, तो इस पे जो चार्ज होता है ना, वो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका जब ट्वाइस करोगे तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज आएगा। अगर इसके मैं मास की बात करूं तो मास जो है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। बात समझिएगा, अल्फा पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं। अल्फा पार्टिकल क्या है? हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। मास की अगर बात करें तो वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होता क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम, जो हीलियम है उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का ये न्यूक्लियस होता है। कैसे समझिएगा, जैसे सपोज करो कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर मैं हीलियम के न्यूक्लियस की बात करूं तो ये हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, और इसके आउटसाइड में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ओके, तो देखिए जो हीलियम का एटम है, इस हीलियम एटम से अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दूं? बाहर निकाल दूं। हीलियम के एटम से इन 2 इलेक्ट्रॉन को जब मैं बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हीलियम प्लस 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हीलियम प्लस 2 जो है मेरे पास एक पार्टिकल आ जाएगा। मतलब अब मेरे पास एटम तो रहा ही नहीं, मेरे पास क्या रहा? मेरे पास न्यूक्लियस रहा। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस, उसे ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब हीलियम एटम से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो पार्टिकल बचा वो अल्फा पार्टिकल है। उसको हम क्या कहेंगे? दिस पार्टिकल इज हैवीली पॉजिटिवली चार्ज। ये हैवीली पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव 2 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स। तो हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल टाइम्स है। मास की बात करेंगे तो प्रोटॉन के चार्ज का 4 टाइम्स है स्टूडेंट्स। ओके, ये सारी डिटेल्स आप अल्फा पार्टिकल्स के बारे में माइंड में सेट करके रखेंगे। तो अब देखिए हो क्या रहा है, जब हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया तो अल्फा सोर्स से हमने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया। स्ट्राइक करवाने पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, अप्रोक्सीमेटली 99.9 अल्फा पार्टिकल्स जो है विदाउट डेविएट हुए सीधे ही निकल गए। ओके, या फिर मैं ये कहूं कि जब इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने किया तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस देखे स्टूडेंट्स। कितने ऑब्जर्वेशंस देखे? 3 ऑब्जर्वेशंस देखे। पहला ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता चुका, अप्रोक्सीमेटली या फिर अप्रोक्स 99.9 अल्फा पार्टिकल्स आर थ्रू विदाउट डेविएट्स फ्रॉम
गोल्ड फॉइल प्लेट से बिना डेविएट हुए सीधे ही निकल गए 99.9 अल्फा पार्टिकल्स। ये उनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल, मतलब 0.1 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि क्या हुए, जो कि डेविएट हुए। ये उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उनका ये था, वैसे ऑब्जर्वेशन तो उनके तीनों ही इंपॉर्टेंट थे। थर्ड ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि अप्रोक्सीमेटली 1 अल्फा पार्टिकल इनटू 20,000, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या आ गया, बाउंस बैक आ गया, वापस जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में आ गया। ये उनका थर्ड ऑब्जर्वेशन था। इन थर्ड ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने कुछ रिजल्ट्स दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए, फिर मैं इनके ऑब्जर्वेशंस रिटर्न करूंगा। एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं पहले, कैसे उसकी वर्किंग को कैसे किया गया। वर्किंग में सबसे पहले क्या रखा गया, अल्फा पार्टिकल सोर्स रखा गया, उसके जस्ट फ्रंट में क्या रख दिया गया, गोल्ड फॉइल प्लेट रख दी गई, साइज 2.1 × 10⁻⁷ मीटर रखी गई है। ओके, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट मूव करवाने के लिए हमने क्या लगा दी, लेड ब्रिक्स लगा दी। लेड ब्रिक्स ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लगा दी ताकि बैलेंसिंग फॉर्म में ये स्ट्रेटली मूव करे। ठीक है, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कवर कर दिया गया फ्लोरोसेंट सब्सटेंस से, जो कि फ्लोरोसेंट सब्सटेंस यहाँ क्या यूज किया गया, जिंक सल्फेट यूज किया गया। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का मीनिंग समझें, क्या मीनिंग है, जब कोई भी पार्टिकल इस सब्सटेंस पे आके स्ट्राइक करेगा तो स्पार्किंग करेगा, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करेगा। हमें आइडिया लगेगा कि कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करा है, क्योंकि हम अल्फा पार्टिकल को देख नहीं सकते तो इसकी विजिबिलिटी के लिए हमने फ्लोरोसेंट सब्सटेंस को यूज किया है और उसको कवर कर लिया है पूरे एक्सपेरिमेंट को ही फ्लोरोसेंट सब्सटेंस से। तो ये हो गया इसका जो है कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब बात करेंगे हम इसके ऑब्जर्वेशंस के स्टूडेंट्स, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट हम रिटर्न करेंगे, 90% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डेविएट ही नहीं हुए, मूव स्ट्रेट विदाउट डेविएट्स। ओके, देखिए ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, एक मिनट देखते हैं ऑब्जर्वेशंस में, देखते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशंस, और फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस देखिए, नियरली 99% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेटली मूव कर गए, मूव स्ट्रेट विदाउट डेविएशन कह सकते हैं, विदाउट डेविएशन जो है ऑब्जर्वेशन था। नियरली 99% अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के, बिना बैंडिंग के 99% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेटली मूव कर गए। डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, नियरली 1% अल्फा पार्टिकल्स, 1% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, स्कैटर्ड हुए। ओनली, ये कह सकते हैं ओनली 1% अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड का मीनिंग हो गया डेविएट हो जाना। ओके, यहां तो ये क्या हुए, डेविएट नहीं हुए, अनडेविएटेड थे। यहां 1% अल्फा पार्टिकल क्या हुए, स्कैटर्ड हुए, मतलब उनका डेविएशन हुआ अपने पाथ से, वो क्या हुए, बैंड हो गए 1% अल्फा पार्टिकल। थर्ड और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, ओके, 1 अल्फा पार्टिकल दैट मींस 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या हो गया, जो कि रिटर्न बैक आ गया। ओके, रिटर्न बैक एट 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल पे वो वापस रिटर्न बैक आ गया, मतलब जिस डायरेक्शन में वो गया उसी डायरेक्शन में रिटर्न बैक हो गया। तो ये उनका
थर्ड ऑब्जर्वेशंस था स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, 3 ऑब्जर्वेशंस थे। नियरली 99% अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के 99% सीधे निकल गए। ओके, ओनली 1% अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, 1% अल्फा पार्टिकल डेविएट्स हुए, मतलब उनके डायरेक्शन चेंज हुई। और क्या हुआ, 1 अल्फा पार्टिकल, ओनली 1 अल्फा पार्टिकल, 1 in 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो रिटर्न बैक आ गया एट 180 डिग्री एंगल पर। अब देखिए उनने क्या क्या रिजल्ट्स दिए। रिजल्ट्स की हम बात करें, ये तो ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिजल्ट्स की। तो फर्स्ट देखिए ऑब्जर्वेशन से, पहले ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो। ओके, मोस्ट, देखो फर्स्ट रिजल्ट उन्होंने क्या दिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो। होलो, होलो का मीनिंग समझो, यहां पे होलो मीनिंग खाली, बहुत सारा पार्ट यहां पे क्या खाली है। और इस रिजल्ट से जे थॉमसन की थ्योरी फेल हो गई। जे थॉमसन ने ये कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, स्प्रेड होता है, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं इस एक्सपेरिमेंट में। और रदरफोर्ड ने पर्टिकुलर एक एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे नहीं किया इस एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करके इस एक्सपेरिमेंट को किया, तब जाके उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो। एटम का बहुत सारा पार्ट होलो है, वहां कोई पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं है। ये उन्होंने एक रिजल्ट दिया। अब देखिए सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक रिजल्ट और निकाला। उन्होंने ये कहा कि एटम के मिड में एक स्मॉल जो है हैवी सब्सटेंस जो है प्लेस्ड है। ओके, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था वो ये था, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज जो है रिसाइज है इन ए वेरी स्मॉल साइज। ओके, देखिए जो सेकंड रिजल्ट था वो ये था, देखिए सेकंड रिजल्ट दिखते हैं। सेकंड रिजल्ट था हमारे पास में, द पॉजिटिव चार्ज इज रिसाइज इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। द पॉजिटिव चार्ज, देखिए the positive charge resides एक बार देख लेते हैं, रिसाइज ही है क्या, the positive charge is resides positive charge is resides in a very small space, in a very small space. ओके, ये सेकंड रिजल्ट दिया उन्होंने। फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम है वो होलो है, खाली है, कुछ नहीं है, एटम खोखला पड़ा है। ओके, दूसरा उन्होंने ये कहा द पॉजिटिव चार्ज रिसाइज इन ए स्मॉल स्पेस। ठीक है, मतलब जो एक पॉजिटिव चार्ज है ना वो क्या है, एक स्मॉल स्पेस में रिसाइड्स है, वहां पर प्लेस्ड है वो। ओके, अच्छा अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये क्या है, बहुत हैवी भी है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन या थर्ड रिजल्ट उन्होंने कहा दिस पॉजिटिव चार्ज इज हैवी पार्टिकल। ओके, दिस पॉजिटिव चार्ज इज हैवी पार्टिकल। अब ये हैवी पार्टिकल है, ये कैसे आइडिया लगाया उन्होंने, ये आइडिया उन्होंने ये लगाया कि देखो अल्फा पार्टिकल खुद एक हैवी पार्टिकल है। अब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल गया और क्या हो गया, रिटर्न बैक आ गया 180 डिग्री पे। देखो अल्फा पार्टिकल गया, सीधा स्ट्रेट गया, ओके, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकला, सीधा गया, स्ट्रेट गया और रिटर्न बैक आ गया 180 डिग्री पे। रिटर्न बैक आने का मतलब क्या हुआ कि मतलब उसको सामने जो है एक ऐसा जो है हैवी पार्टिकल मिला, एक हैवी ऑब्जेक्ट मिला जिससे वो जाके कोलाइड कर रहा है और वापस रिटर्न बैक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उससे भी अल्फा पार्टिकल से भी हैवी सब्सटेंस था सामने कि वो गया, कोलाइड किया और वापस रिटर्न बैक आया। पॉजिटिव चार्ज उन्होंने क्यों कहा इसको, ठीक है, वो जो हैवी स्पेस है या जो हैवी पॉजिटिव चार्ज है, हैवी जो मास है, उसको पॉजिटिव क्यों कहा, पॉजिटिव इसलिए कहा क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, गया होगा, ठीक है, कोलाइड किया, वापस रिटर्न बैक आ गया। अल्फा पार्टिकल का रिटर्न बैक आने का मतलब समझो, अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव पार्टिकल है, सामने गया,
गया है मतलब सामने जिससे वो कोलाइड कर रहा है या कोलाइड करने की कोशिश कर रहा है वो खुद भी एक पॉजिटिव पार्टिकल है, इसीलिए तो वहां से रिटर्न बैक आ गया। तो दो चीजें समझ में आई, अल्फा पार्टिकल जाके जिससे स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। दूसरी चीज वो बहुत हैवी भी है, अल्फा पार्टिकल से भी बहुत हैवी है। तो जो रिसाइज फॉर्म में पार्ट पड़ा है एटम का, देखो मोस्ट पार्ट तो क्या है, होलो है, और एटम के मिड में कहीं ना कहीं क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज रिसाइज है स्मॉल स्पेस में। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला उसको, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वहां गया है, रिटर्न बैक आया है। अल्फा खुद पॉजिटिव पार्टिकल है, मतलब सामने उसको पॉजिटिव पार्टिकल मिला है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। वो हैवी इसलिए है क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद हैवी है, वो जाके स्ट्राइक करके वापस आ रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल से भी हैवी पार्टिकल वहां सामने प्लेस्ड है। तो ये थर्ड रिजल्ट था, ओके। तो तीनों रिजल्ट हमें इन तीन ऑब्जर्वेशन से समझ में आने चाहिए। एक रिजल्ट और बात करते हैं, ठीक है। रिजल्ट नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ रिजल्ट को आप देखें, फोर्थ रिजल्ट को जब आप देखेंगे तो ये जैसे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट पर ही बिलोंग करता है। कैसे कि जैसे अगर जो पॉजिटिव जितना मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, उन्होंने ये भी कहा, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट में उन्होंने ये कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ये फोर्थ रिजल्ट उन्होंने दिया, ओके। रिजल्ट नंबर फिफ्थ रिजल्ट देखिए, साइज की उन्होंने बात करी, साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियस की उन्होंने बात करी, ठीक है। उन्होंने अच्छा न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, ओके। दिस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज particle is called nucleus, okay, is called nucleus। उसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। तो देखिए जो न्यूक्लियस के फादर हैं वो कौन है, रदरफोर्ड हैं। इलेक्ट्रॉन के फादर कौन थे, जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, ओके। तो जिस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे थे जो कि बहुत हैवी है, उसको एक नया नाम दे दिया गया, दिस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस कहा गया, ओके। ये फिफ्थ रिजल्ट आया, ओके, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। अब देखिए रिजल्ट नंबर 6 की बात करें, साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। यहाँ पे साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं साइज की बात करूं तो वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, ओके। एंड साइज ऑफ, ये ऑब्जर्वेशंस हटा देते हैं यहां से, एंड साइज ऑफ एटम की साइज की बात करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर, ओके, समझिएगा। और दोनों में जो डिफरेंस देखेंगे तो वो कितने का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स, इतना डिफरेंस है दोनों की साइज में। देखिए साइज, 6 रिजल्ट था साइज का। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, ये किसने बताई, रदरफोर्ड ने ही बताई। साइज ऑफ एटम भी 10⁻⁻10 मीटर, रदरफोर्ड ने ही बताया। दोनों की साइज का डिफरेंस कितना है, लगभग 1 लाख टाइम्स का डिफरेंस है। अब 1 लाख टाइम के डिफरेंस को समझो आप। देखिए अगर मैं न्यूक्लियस को एक क्रिकेट का बॉल कंसीडर कर लूं, बात को समझना, मैं आपको प्रैक्टिकली ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि एटम कितना बड़ा है और न्यूक्लियस कितना बड़ा है। अगर मैं क्रिकेट की बॉल को न्यूक्लियस कंसीडर कर लूं और उस बॉल को मैं ले जाके कहां रख दूं, जो क्रिकेट का ग्राउंड है उसके सेंटर पे रख दूं, क्रिकेट के ग्राउंड के सेंटर पे रखा, देखिए समझिएगा, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, इसके सेंटर पे ले जाके मैंने क्रिकेट की बॉल को रख दिया है। अब देखिए कितना साइज बड़ा है, एटम का कितना साइज बड़ा है, 1 लाख टाइम्स बड़ा है। अब यहां से जब मैं 1 लाख टाइम्स इधर चलने की कोशिश करूंगा तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सेंटर पे जहां पे मैंने क्रिकेट का बॉल रख दिया, वहां से अगर मैं स्ट्रेट चलना स्टार्ट करूंगा और मुझे कितना टाइम जाना है, 1 लाख टाइम्स जाना है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। और जब उस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैं राउंड में लेके आऊंगा तो वो जो राउंड बना वो एटम बना, ओके। और वो जो क्रिकेट का बॉल है वो न्यूक्लियस बना है स्टूडेंट्स। तो इतना डिफरेंस है दोनों की साइज में। तो अब आप आइडिया लगाइए
कि जो एटम है उसका कितना पार्ट होलो रहता होगा। ओके, जो कि फर्स्ट रिजल्ट था, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो। बहुत सारा पार्ट, 99% पार्ट क्या है, 99.9% उसका पार्ट क्या है, होलो है। फिर देखो जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्रिकेट की बॉल है। ओके, रिसाइड्स इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, उस एटम के एक बहुत छोटे से स्पेस में वो पड़ा है। ओके, दिस पॉजिटिव चार्ज इज हैवीली पार्टिकल, बहुत हैवी है, क्रिकेट की बॉल बहुत हैवी है, उस सिचुएशन में वो बहुत हैवी है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जे थॉमसन की थ्योरी यहाँ पे करेक्ट है। दिस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो क्रिकेट की बॉल पड़ी है ना, इसको एक नया नाम दे दिया गया, न्यूक्लियस कह दिया गया। साइज ऑफ न्यूक्लियस को यहाँ पे डिस्कवर किया गया 10⁻⁻15 मीटर, और साइज ऑफ एटम कहा गया 10⁻⁻10 मीटर कहा गया। एक सेवंथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी जो है रदरफोर्ड ने दिया, वो इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग दिया। कैसे दिया समझना, देखिए थॉमसन ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इम्बिडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बिडेड इनसाइड द एटम, एटम के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन्स इम्बिडेड होते हैं। बट रदरफोर्ड ने ये कहा कि वो इम्बिडेड नहीं होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। बात को सुनना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 7। According to Thomson, electrons are embedded inside the atoms, but according to Rutherford's, electrons are not embedded inside the atoms. Electrons are moving situation inside the atom. Atom के inside में वो moving situation में है स्टूडेंट्स। अब ये सोचो कि इन तीनों ऑब्जर्वेशंस में से तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे रदरफोर्ड ये आइडिया लगा सके कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड नहीं है, वहां पे फिक्स्ड नहीं है, मूव कर रहा है। तो ये आइडिया कैसे लगाया होगा रदरफोर्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सोचा है रदरफोर्ड ने, तब जाके उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पड़ा नहीं रहता। थॉमसन के अकॉर्डिंग वहां पे एज ए सीड्स नहीं पड़ा, वाटरमेलन में जैसे सीड्स पड़ा होता है वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा होता, वो मूव कर रहा होता है। ऐसा उन्होंने कैसे सोचा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस रफ कर देता हूं मैं ना, इनका कोई वर्क नहीं है ऑब्जर्वेशंस का। ओके, इनकी बात हम कर चुके हैं। देखिए जो 7th रिजल्ट था वो उन्होंने कैसे दिया, देखिए मतलब ये उन्होंने कंसीडर किया एटम, इसकी साइज को थॉमसन बता चुके थे। रदरफोर्ड ये कह रहे हैं कि इसके इनसाइड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पड़ा है जिसको न्यूक्लियस कह दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके अराउंड में मूव कर रहा है। कैसे आइडिया लगा, इसका रीजन है, सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्रीली पड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है और जो है न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अट्रैक्ट होके क्या होगा, न्यूक्लियस के इनसाइड में आ जाएगा, और उसके इनसाइड में आते क्या होगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ओके, एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, एटम का तो क्या है, एक वैल्यू है, एक अस्तित्व है एटम का तो। ठीक है, मतलब एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, इसका सीधा सा कंसेप्ट क्या हुआ, सीधा सा कंसेप्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एम्बेडेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होता तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता, एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा मतलब इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन मोशन फॉर्म में है। अब मोशन फॉर्म में है मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, बात को समझना, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इसके अराउंड में मूव कर रहा है। अब देखिए मोशन कैसे, देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। देखिए ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, देखो एक फोर्स लगेगा F, इस फोर्स को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहा जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, कंटिन्यूअसली इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। बट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस फोर्स को कन्वर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ओके, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अराउंड मूव कर रहा है, और अगर कोई भी पार्टिकल अराउंड में मूव करता है किसी भी अदर पार्टिकल के, तो उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स,
समझ में ही बात? ओके, बात को समझना। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा गया। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है ये k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में, जो कि क्या है, जो कि मस्ट रिक्वायर्ड है टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करने के लिए मस्ट रिक्वायर्ड फोर्स है स्टूडेंट्स ये। ओके, तो जो 7th रिजल्ट है रदरफोर्ड का, उसमें ये कहा गया इलेक्ट्रॉन इज नॉट एम्बेडेड इनसाइड द एटम, इट्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। बात समझ में आई? ठीक है, 7th रिजल्ट में ये कहा गया इलेक्ट्रॉन is not embedded inside the atom, एटम के इनसाइड में embedded नहीं है, it's move around the nucleus। ये 7th रिजल्ट था रदरफोर्ड का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस देख लिए, रदरफोर्ड के 7 रिजल्ट्स देख लिए। ओके, अब रदरफोर्ड की लिमिटेशंस या फेलियर्स की बात कर लेते हैं ना, लिमिटेशंस। ओके, इसकी देखो कुछ लिमिटेशंस भी थी, या फिर इनको फेलियर्स भी कह सकते हैं। रदरफोर्ड कहां फेल हुए, रदरफोर्ड दो चीजों में फेल हो गए, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स में फेल हो गए। ठीक है, फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन, Rutherford cannot explain stability of एटम। एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब देखो एटम की स्टेबिलिटी को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर चुके, इसको भी समझना। कैसे समझना, देखिए ये कहा गया कि देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को लॉस करेगा, धीरे धीरे एनर्जी को लॉस करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर आ जाएगा, अंदर आते डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो उसकी स्टेबिलिटी का रदरफोर्ड के पास कोई भी आंसर नहीं था। बात समझो कि इलेक्ट्रॉन जब अराउंड में मूव करेगा न्यूक्लियस के, तो कंटिन्यूअसली मूव करने की वजह से क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल ने इस थ्योरी को प्रूफ कर लिया था ऑलरेडी। रदरफोर्ड ने जब ये थ्योरी लेके आए थे, उससे पहले मैक्सवेल इस थ्योरी को प्रूफ कर चुके थे कि जब कोई भी पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, तो उस मोशन की वजह से वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, लॉस करेगा एनर्जी को, तो फोर्स रिड्यूस होगा, तो वो क्या करेगा, जो अदर पार्टिकल उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसकी तरफ धीरे धीरे वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। फाइनली क्या होगा, वो उसमें आके उससे साथ कोलाइड करेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा हो जाना चाहिए, बट इसका कोई आंसर नहीं था रदरफोर्ड के पास में। तो रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन वो नहीं कर चुके थे। सेकंड फेलियर और सेकंड लिमिटेशंस भी है, रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, Rutherford cannot explain line spectrum को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। अब लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं हम। देखिए समझना, जैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव है, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव जैसे व्हाइट लाइट है, सनलाइट को जब हम प्रिज्म में स्ट्राइक करवाते हैं तो वो क्या करती है, वो अपने कंपोनेंट्स कलर में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो वो क्या हुआ, वो एक स्पेक्ट्रम बना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी चार्ज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव को क्या करवाते हैं, स्ट्राइक करवाने की वजह से क्या बनता है, वहां पे क्या बनता है, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है। तो उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग एक भी स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं दिया स्टूडेंट्स। तो फाइनली ये दो फेलियर्स थे रदरफोर्ड के। इन्हें लिमिटेशंस भी कह सकते हैं हम और फेलियर्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स।
ओके, तो आज के टॉपिक को हम यहीं खत्म करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है हमने आज एटम का, और वो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसको 3 टाइप में हमने कैटेगराइज किया। सबसे पहले उसके ऑब्जर्वेशंस देखे, 3 उसके ऑब्जर्वेशंस थे, फिर उसके रिजल्ट्स देखे, 7 रिजल्ट्स हमने स्टडी करे, और उसके 2 फेलियर्स देखे स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेंगे। जल्दी ही हम इस चैप्टर के नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, और नया टॉपिक होगा हमारा बोर्स एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो बोर के पोस्टलेट्स के साथ हम जल्दी ही नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।